नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते समय आप किन चीजों का ख्याल रखते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य कितनी दूर है, आपको कितनी रकम की जरूरत पड़ेगी अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। लेकिन एक बहुत ही जरूरी जो फैक्टर है आप शायद नजरअंदाज कर देते होंगे, और वो है महंगाई। मतलब इन्फ्लेशन का आपकी रकम पर कितना असर पड़ेगा। मतलब जो चीज आज 100 रुपए की है वो अगले कुछ सालों में 100 रुपए की नहीं रहेगी। यही तो फर्क पड़ेगा आपके निवेश पर। और इसको निवेश से जोड़कर आप कैसे देख सकते हैं, इन्फ्लेशन प्रूफ निवेश आप कैसे कर सकते हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज है अनिल चोपड़ा, ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंशियल वेलबींग, बजाज कैपिटल। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद स्वाति। तो अनिल जी से हम बातचीत करेंगे, उससे पहले क्या खास आज हम शो में चर्चा करने जा रहे हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे निवेश पर रियल रिटर्न आप कैसे हासिल करें, रियल रिटर्न और नॉमिनल रिटर्न में क्या फर्क है, रियल रिटर्न पाने के लिए कहां आपको निवेश करना है बेहतर, साथ ही भविष्य के लक्ष्यों की कैसे करें इन्फ्लेशन प्रूफ प्लानिंग। अनिल जी, जैसा कि हम शुरुआत में कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते समय तो हम सब एक चेकलिस्ट तैयार कर लेते हैं कि हाँ, हमने लक्ष्य को अच्छे से समझ लिया, हमें कितनी रकम डालनी है निवेश में वो समझ लिया, हमें इतने सालों के बाद कितनी रकम चाहिए ये भी समझ लिया। लेकिन ज्यादातर जो हमारे पास भी दर्शकों के सवाल आते हैं वो महंगाई का जिक्र कभी नहीं करते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से उनकी जो रकम है जो वो चाहते हैं, मानिए आज से 20 साल उनके पास हो बाद, तो वो इन्फ्लेशन के इफेक्ट के चलते कितनी ज्यादा कम भी हो सकती है। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन, अगर इसको बहुत ही आसान भाषा में समझे तो महंगाई को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? देखिए, महंगाई जो है वो जनरली हम एक साल के बीच में कितना प्राइसेस में इंक्रीज हुआ किसी भी चीज के, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो कार की प्राइस हो, और इसको हम कुछ इंडेक्सेस हैं जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो उसको हम प्रतिशत के तौर पे तकरीबन उसका डिस्कशन करते हैं। अगर हम बोलें कि अभी जो सीपीआई है, डब्ल्यूपीआई है, वो 7% है, तो उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि एक साल पहले जो चीज आपको 1 रुपए में मिलती थी आज वो 1 रुपया 7 पैसे में मिलती है, या अगर 100 रुपए में मिलती थी तो 107 रुपए में मिलती है, और अगर 1 लाख रुपए की थी तो वो 1,07,000 रुपए की हो गई है। तो ये महंगाई की जो दर है ये प्रतिशत के रूप में हमको हमेशा इसका आकलन करना चाहिए। और जब भी हम फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई की बात हो, बच्चों की शादी की हो, घर लेने की हो, या जो सबसे बड़ा गोल है हर एक की जिंदगी का, वो रिटायरमेंट प्लानिंग का, जो 25, 30, 40 साल के बाद आता है, चाहे उसकी प्लानिंग करनी हो, तो हमेशा हमको इन्फ्लेशन या जो महंगाई की ग्रोथ रेट है उसको अगर हम अपने कैलकुलेशन में नहीं लेंगे तो हमारा सारा जो प्लानिंग है वो गड़बड़ा जाएगी और हमें अपनी लाइफ स्टाइल को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये मिस्टेक नंबर 1 है जो कि काफी लोग करते हैं और इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। तो ये आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक आज उठाया है कि इन्फ्लेशन जो है वो ईट्स इनटू आवर कैपिटल, और जब तक हम इसको लेके ना सारी कैलकुलेशन करें तो हमारी प्लानिंग जो है वो अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल। तो महंगाई को अपने निवेश में जोड़कर जो रियल रिटर्न आपके निवेश का होगा वो समझना जरूरी है। जैसा अनिल जी ने जिक्र किया कि जो सीपीआई इंडेक्स हम जिसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल से भाषा में अनिल जी ने भी समझाया, जिसको खुदरा महंगाई कहते हैं। मतलब खुदरा चीजों की कीमत जो आप खाते पीते हैं, दाल है, चावल है और बहुत सारी जो रोजमर्रा की चीजें होती है, उनकी जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो आपकी जेब पर सीधा असर पड़ता है। तो इसको महंगाई कहते हैं। जो अक्टूबर में जिसकी दर लगभग 7.61% थी और नवंबर में ऐसा कहा जा रहा है कि 7% के आसपास है, उसके ऊपर भी रह सकता है। तो साफ तौर पर महंगाई का बोझ जो है वो हम सबकी जेब पर तो जरूर है। इसलिए इन्फ्लेशन को अपने निवेश में जोड़कर तब रियल रकम, जो रियल रिटर्न है, वो समझना जरूरी है। ये मुझे बात समझाइए, क्योंकि वाकई क्या जो निवेशक होते हैं वो इन्फ्लेशन को हमेशा अपने निवेश में जोड़ते हैं? आपके पास भी काफी सारे ऐसे सवाल आते होंगे जो लक्ष्य को काफी इंपॉर्टेंट तो समझते ही हैं, या अपने गोल को अचीव करने के लिए कैसे इन्वेस्टमेंट में, कैसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना ये तो समझते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन को कंसिडर करना किसी के निवेश के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? जी देखिए, मैं ये समझाता हूँ आपको एक उदाहरण के तौर पे। उसके पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं जो रियल रेट ऑफ रिटर्न का है, जिसको हम RRR बोलते हैं, रियल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि
किसी भी इन्वेस्टमेंट से जो वास्तविक जो हमें आय मिलती है, वास्तविक आय जो रियल रिटर्न है, उसको समझना बहुत जरूरी है। रियल रेट ऑफ रिटर्न होता है रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन माइनस इनकम टैक्स। ये दो चीजें हमेशा हमें अपने इनकम में से कम करके ही अगर कुछ बचता है तो वही वास्तविक आय है। तो अगर हम इसको हिंदी में समझाएं तो जो भी आपको ब्याज मिल रहा है या कहीं से कुछ प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से कितनी महंगाई है वो कम करनी है हमको और कितना इन्फ्लेशन है वो कम करना है। उसके समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं आजकल, और क्योंकि समझा जाता है कि ये बहुत ही सेफ है और यहाँ पे मानसिक संतुष्टि मिलती है लोगों को बैंकों में एफडी करा के। लेकिन आजकल स्वाति बैंकों में अगर आप 1 साल की एफडी कराते हैं तो एवरेज जो ब्याज मिलता है आपको वो 5.5% है। आप जितने मर्जी बैंकों के पास चले जाएं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इतने बड़े बड़े बैंक हैं। 1 साल की अगर आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराना है तो आपको ब्याज दर 5.5 पौने 6 से ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन ये तो हुई रिटर्न, ये वास्तविक रिटर्न नहीं है। वास्तविक रिटर्न है रिटर्न माइनस इनकम टैक्स माइनस इन्फ्लेशन। अगर आप 30% की इनकम टैक्स ब्रैकेट में है और आपको अगर 5.5% ब्याज मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट पे, तो उसमें से पहले तो आपका 1.65 जो निकल जाएगा इनकम टैक्स ही, तो आपके हाथ में बचेगा 3.85। और अगर इन्फ्लेशन है 6% या 7% या 7.61, तो जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो जीरो नहीं नेगेटिव है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम बैंकों में एफडी कर रहे हैं, अपने बड़ी रकम जो हमने जोड़ी है उसको हम सोच रहे हैं कि हम इसको सेफ रख रहे हैं, तो उसकी वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। हम ये अपने अगेंस्ट एक आर्थिक अपराध कर रहे हैं जिसके लिए हमें कोई पकड़ेगा नहीं, क्योंकि हम खुद ही कर रहे हैं ये। तो अगर हम बड़ा अमाउंट फिक्स्ड डिपॉजिट में रख देते हैं तो उससे 1 साल के बाद कुछ तो ब्याज मिलेगा, लेकिन महंगाई उससे ज्यादा होगी। अब हम आपको समझाते हैं कि लोग बाग जब हमसे प्लानिंग करवाते हैं तो क्या हमें दिक्कतें आती हैं, तो कैसे हम उन दिक्कतों को दूर करते हैं। सबसे साधारण सा सवाल ये उठता है कि जी हमने अपने बच्चे की शादी के लिए पैसा जोड़ना है, तो ठीक है, तो कितना जोड़ना है, तो जी ये 25 लाख रुपए। तो 25 लाख रुपए तो तब चाहिए जब आज आप शादी करें, शादी तो होनी है 15 साल के बाद, तो 15 साल के बाद भी क्या 25 लाख रुपए लगेगा। जब उनसे ये पूछते हैं तो वो थोड़ा हैरान परेशान हो जाते हैं, कहते हैं नहीं 15 साल के बाद तो शायद 35 लाख या 40 लाख हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज में महंगाई हो जाएगी, हॉल रेंट भी बढ़ जाएगा, केटरिंग के चार्जेस भी बढ़ जाएंगे, सोने के दाम भी बढ़ जाएंगे, हर एक खर्चा बढ़ जाएगा। तो हम उनको बोलते हैं कि जो भी आप गोल अपना निर्धारित कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे की पढ़ाई का है, चाहे वो बच्चे की शादी का है या रिटायरमेंट प्लानिंग का है, आज के रेट में मत देखिए उसको। आप ये देखिए कि जब वो गोल आएगा तब आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, और फिर हम उसकी बैकवर्ड कैलकुलेशन करके उनको बताते हैं कि आपको हर महीने इतने 1000 रुपए जोड़ने पड़ेंगे म्यूचुअल फंड शिप में या पीपीएफ में या एनपीएस में, तब जाके आप 15, 18, 20 साल के बाद जब वो गोल आएगा आप वहां पहुंचेंगे, और वो इन्फ्लेशन को मिला के भी काफी रहेगा। तो इस तरीके की जनरली हमारी कन्वर्सेशन चलती है जब हम इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करके उनके गोल अमाउंट को चेंज करते हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट आपने एक फैक्टर बताया किसी के निवेश को हासिल करने के लिए कि आज से 20 साल के बाद मानिए आपकी जो बच्चों की पढ़ाई के खर्चे हैं, क्योंकि साल दर साल खर्चा भी बढ़ रहा है, 10 से 12% तक बढ़ोतरी हो रही है हमारे खर्चों में। और इसमें रिटायरमेंट प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटायरमेंट की जो ज़रूरतें हैं, मानिए आप आज से 30 या 40 साल के बाद अगर अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग आपने की है, शुरुआत में एक जल्दी कर ली है, तो उसके बाद 30 या 40 साल के बाद जो आपके रिटायरमेंट लाइफ का खर्चा होगा वो आप आज विदाउट इन्फ्लेशन जोड़े नहीं आंक सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें टैक्स का जो बोझ है, क्योंकि टैक्स डेफिनेटली हमारे जो फाइनल जो कॉर्पस होता है वो उसको कम ही करता है, हालांकि उसे निपटने के कई तरीके भी होते हैं। वो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो महंगाई तो है ही, लेकिन साथ ही टैक्स भी हमारे जो फाइनल रकम है वो उसको कितना कम कर सकता है। देखिए ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रैकेट में हैं। अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और आपकी आमदनी 10-15 लाख से ज्यादा है साल की, यानी कि अगर आप 30% के ब्रैकेट में हैं, तो आपको तैयार रहना चाहिए कि जितने भी आपकी ओवरऑल इनकम होगी उसमें से हर साल आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा और अल्टीमेटली आपकी बचत कम होगी। लेकिन हम इस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ सुझाव देते हैं। जैसे हम यहाँ पे दर्शकों को बता देते हैं, कुछ स्कीमें ऐसी हैं जहाँ पे टैक्स की इंसिडेंस बहुत कम रहता है, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, राइट। जो पीपीएफ है उस पर ब्याज मिलता है 7.1%, लेकिन वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है। और अगर इन्फ्लेशन 6% है तो फिर भी आपकी जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो पॉजिटिव है। तो अगर आप लंबे समय के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा रखते हैं तो आपका ओवरऑल जो है वो इतने ज्यादा आपको चिंता के विषय नहीं है, क्योंकि टैक्स उसमें जीरो है। इसी तरह से अगर आप म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करते हैं
सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसकी चर्चा हमने आपके प्रोग्राम में कई दफा करी है, वो कई दर्शकों को सुझाया और उनको फायदा भी हुआ है उससे, कि अगर आप म्यूचुअल फंड में अपनी आय का कुछ प्रतिशत हर महीने बांट के म्यूचुअल फंड शिफ्ट करते हैं अगले 15, 20, 25 साल के लिए, तो उससे जो आपके पैसा गुणा होकर जो जमा होगा उस पर जो टैक्स है वो आज के रेट के हिसाब से सिर्फ 10% है। यानी कि अगर रिटर्न आती है 10% की, उसमें से 10% टैक्स किया तो 10% का 10% होता है 1%, तो आपके हाथ में बचा 9%। अगर इन्फ्लेशन 5-6% है तो आपकी जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो 3-4% हो गई। तो ये दो चीजें हो गई, एक तो पीपीएफ, एक म्यूचुअल फंड शिफ्ट। तीसरा जो प्लान हम बताते हैं अपने दर्शकों को, वो या अपने क्लाइंट्स को जनरली, वो है एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। तो नेशनल पेंशन सिस्टम में भी आप जब जमा करते हैं पैसे अभी, तो आपको टैक्स में छूट मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि जब आप रिटायरमेंट के नजदीक होते हैं और आप अपनी पेंशन स्टार्ट करते हैं, तो जितना भी पैसा जमा हो गया आपका, उसका 60%, 60% आप वापस ले सकते हैं बिना टैक्स दिए हुए। तो ऐसे कुछ ये प्लान्स हैं जिसमें अगर आप अपने निवेश को बांट के चलते हैं तो आपकी जो वास्तविक जो रिटर्न है, जो वास्तविक आय है, वो उसमें बढ़ोतरी होती है, क्योंकि आपने इन्फ्लेशन और इनकम टैक्स दोनों का ध्यान रखा है। तो नॉमिनल रिटर्न जिसे कहते हैं वो क्या ऐसे ही समझा जा सकता है कि आप बेसिकली जो आपने इन्फ्लेशन कंसिडर ही नहीं किया और जो रिटर्न आप समझ रहे हैं? हाँ जी, नॉमिनल रिटर्न तो है जैसे अगर आप बैंक में जाते हैं और वहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि 6% ब्याज मिलेगा, तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है, लेकिन वो रियल रेट ऑफ रिटर्न नहीं है ना, क्योंकि वो 1 साल के बाद जब आपको 6% मिलेगा, अगर उस दौरान इन्फ्लेशन अगर 7% का हो गया है तो वो -1 हो गया। इसलिए हमेशा रियल रेट ऑफ रिटर्न देखनी चाहिए। नॉमिनल में से आप इनकम टैक्स और इन्फ्लेशन को घटा के तभी जब बचता है वो वही जो है आपकी हाथ में जो रह जाता है वही वास्तविक आय है। आज की तारीख में अगर हम इंडिया में देखें तो जो नंबर 1 स्कीम है डेट में जिसमें मैक्सिमम रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो है ईपीएफ, यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जो ईपीएफ को लॉन्च करता है। आपको पता होगा अभी काफी चर्चा हो रही है मीडिया में कि उसका ब्याज पिछले साल का 8.50 वो अभी क्रेडिट हो रहा है सबको, जो 4-5 करोड़ लोग हैं हमारे इंडिया में जिनका प्रोविडेंट फंड का जो है वो ईपीएफ को मैनेज करता है। तो वो जो 8.5% जो ब्याज मिल रहा है वो कर मुक्त है, वो 100% टैक्स फ्री है, राइट। तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि इन्फ्लेशन अगर 5-6% है तो रियल रेट ऑफ रिटर्न जो ईपीएफओ के इंटरेस्ट से है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए हम सलाह देते हैं कि ईपीएफ में आप वॉलंटरी, जिसको वीपीएफ बोलते हैं, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड करके आप अपनी वास्तविक आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो अब हम दोबारा से अगर मैं जल्दी से बताऊं तो ईपीएफ, म्यूचुअल फंड शिफ्ट और एनपीएस, ये 4 ऐसे प्लान्स हैं जिनमें आप निवेश करके अपनी वास्तविक आय, रियल रेट ऑफ रिटर्न को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन और इनकम टैक्स देने के बाद भी आपके हाथ में फिर भी कुछ 2-3-4% बचेगा। तो कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जहां पर आपको टैक्स भी और साथ ही इन्फ्लेशन प्रूफ जो निवेश है उसका भी फायदा मिल सकता है, जो कि अनिल जी ने समझाया काफी अच्छे से। क्योंकि हम बात कर रहे थे यहाँ पर रिटायरमेंट प्लानिंग के, अनिल जी, कि रिटायरमेंट प्लानिंग भी एक ऐसा लक्ष्य है किसी की लाइफ का जहां पर इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि आपका जो यूजुअली आप थोड़े से लंबे टाइम का ये प्लान बनाते हैं। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से भी जो इस वक्त जो रिटायर होने वाले दर्शक हैं या रिटायर हो चुके हैं वो अगर समझना चाहते हैं तो रिटायरमेंट इन्फ्लेशन प्रूफ रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए क्या किया जाना चाहिए? हाँ, देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो किसी भी इंसान का लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण गोल है। यहाँ पे हम बताते हैं आपको कि 4 गोल्स होते हैं अमूमन हर एक इंसान की लाइफ में, चाहे वो स्वाति रैना हो चाहे वो अनिल चोपड़ा हो। 4 गोल्स होते हैं, वो होते हैं बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी, और उसके बाद घर बनाना, और चौथा होता है रिटायरमेंट। तो अभी हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट की। तो जब रिटायरमेंट सब में सबसे बड़ा गोल है, और रिटायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो जनरली लोग ये कहते हैं कि जी हमें अगर 1 करोड़ मिल जाए तो हमारा अच्छे से गुजारा हो जाएगा। भाई 1 करोड़ तो आपको आज मिल जाए तो गुजारा होगा ना, 20 साल के बाद जब आप रिटायर होंगे तब भी क्या 1 करोड़ काफी रहेगा आपके लिए? तो जब वो कैलकुलेशन करते हैं तब उनको लगता है कि नहीं तब तो जो है 1 करोड़ जो आज है वो तब तो शायद 50 लाख ही रहेगा। यहाँ पे हम ये बता दें आपको कि अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो 6% रहेगा, तो उसका मतलब ये होता है कि 12 साल में जो पैसा है वो आधा रह जाएगा। अगर आपको आज 1 करोड़ चाहिए, वो रिटायरमेंट आपकी 12 साल के बाद होनी है, तब आपको 2 करोड़ चाहिए होगा वही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है कि आप 72 को उसको डिवाइड कीजिए 6 से तो 12 आंसर आता है।
तो अगर 12 साल के बाद रिटायरमेंट होनी है तो जितना पैसा आपको आज चाहिए, आप ये हिसाब लगाइए कि अगर आप आज रिटायर हो जाते हैं तो कितना पैसा आपके बैंक में होना चाहिए ताकि आप शांतिपूर्ण अपनी जिंदगी बिता सकें। लेकिन रिटायर तो आप आज हो नहीं रहे हैं, रिटायर होंगे आप 12 साल के बाद, तब आपको उसका डबल चाहिए होगा। अगर आप रिटायर हो रहे हैं 18 साल के बाद, तब आपको उसका 2.5 गुना चाहिए होगा। इस तरीके से हम कंप्यूटर के जरिए सॉफ्टवेयर से अमाउंट निकाल के बताते हैं अपने दर्शकों को या क्लाइंट्स को कि अगर जब आपकी रिटायरमेंट है तब आपको अगर आज के मुकाबले का 1 करोड़ रुपया चाहिए, तब शायद आपको 2 करोड़ या 2.5 करोड़ या 3 करोड़ चाहिए होगा। उसी हिसाब से फिर बैकवर्ड कैलकुलेशन करके हम उनकी प्लानिंग करते हैं कि आपको कहाँ कहाँ जोड़ना चाहिए। अब आपने एक और प्रश्न पूछा कि जो अभी रिटायर हो रहे हैं तो उनके लिए क्या विकल्प है। उनके लिए हमने जो है 4 विकल्प ढूंढे हुए हैं जिसमें वो अपनी वास्तविक आय को बढ़ा सकते हैं, और मैं वो यहाँ पे बता देता हूँ सारे दर्शकों के फायदे के लिए। देखिए, बैंकों में फिक्स डिपॉजिट जो है वो मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है, लेकिन उससे वास्तविक जो आय है नेगेटिव है। जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि अगर ब्याज 6% है और इन्फ्लेशन भी 6% है और टैक्स भी देना है आपने, तो बैंकों में अगर पैसा रखते हैं तो नेगेटिव हो गया। तो कौन सी ऐसी स्कीमें हैं जहां से आपको बैंकों से बेहतर मिलता है? उसमें नंबर 1 स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो गवर्नमेंट ने निकाली हुई है, जहाँ पे 7.4% का ब्याज है और उसमें 15 लाख रुपए की लिमिट है। दूसरी स्कीम है पार्टी, उसका नाम है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। अगर आप कभी दोबारा बुलाएंगे हमें तो मैं प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में भी सीनियर सिटीजन रिटायर्ड लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी भी लिमिट 15 लाख रुपए की है, एक इंसान 15 लाख कर सकता है मैक्सिमम। उसमें भी जो ब्याज की दर है वो 7.4 है। उसमें आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप अभी 60 साल के नहीं होना, मतलब उनके लिए है जो 60 साल से ऊपर है। तीसरी स्कीम जो हम रिकमेंड करते हैं वो है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड भी गवर्नमेंट के निकाले हुए हैं, उसमें 7.15 की ब्याज की दर है। और चौथी स्कीम हम बताते हैं म्यूचुअल फंड के SWP, जिसको हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं। तो ये 4 टाइप के प्लान हैं जो अभी रिटायर हो रहे हैं या होने वाले हैं। ओके। तो रिटायरमेंट प्लानिंग को इन्फ्लेशन प्रूफ करने के लिए कुछ प्लान्स का जिक्र अनिल जी ने किया है। इसमें काफी ज्यादा जो रुचि या जो इंटरेस्ट जगाता है वो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है, जिस पर हम कुछ और चर्चा करेंगे अनिल चोपड़ा जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु। आज हम बात करें कि अपने निवेश को आप इन्फ्लेशन प्रूफ कैसे कर सकते हैं, मतलब महंगाई को मात देने वाला निवेश आप कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ बजाज कैपिटल से अनिल चोपड़ा जी हैं जो कि समझा रहे हैं ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि इन्फ्लेशन को भी काफी हद तक मात देकर आपकी जो फाइनल रकम है उसको नेगेटिव होने से बचाते हैं, मतलब जो आपका रिटर्न है उसको नेगेटिव होने से बचाते हैं, जिसको हम रियल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। अनिल जी, आपने रिटायरमेंट जो प्लानिंग है उसमें खास तौर पर कुछ प्रोडक्ट्स का यहाँ पर जिक्र किया, जिसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना हो गया, और इनफैक्ट आपने SWP का भी जिक्र किया। म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि काफी पॉपुलर भी है और डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न भी जनरेट करने का उसमें काफी पोटेंशियल है। अब SWP का अगर जिक्र करें उसमें टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उसका गणित थोड़ा अच्छे से समझे अलॉन्ग विद इन्फ्लेशन, तो कितना फायदा दे सकता है ये? देखिए, SWP का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी कि आप इसमें एक मुश्त इकट्ठा पैसा अपना डाल के, जैसे कि रिटायरमेंट पे आपको मिलता है प्रोविडेंट फंड का पैसा या अपनी लीव एनकैशमेंट का पैसा या पेंशन के कम्यूटेशन का पैसा, तो उसको आप इकट्ठा करके आप किसी अच्छे से डेट फंड में डाल सकते हैं। और उसके साथ ही आप SWP का फॉर्म भर के इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं म्यूचुअल फंड को कि हर महीने आपको एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाए जो कि एक तरह से आपकी पेंशन का काम करेगा। और ये उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जिनको अदरवाइज पेंशन नहीं मिलती है, जैसे कि कई प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, जैसे कि शॉपकीपर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, जिनको अपनी कंपनी से कोई पेंशन नहीं मिलती है। ऐसे लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लान है कि आप पेंशन का विकल्प चुन लें और इकट्ठा पैसा जमा करके और उसके अगेंस्ट आप विड्रॉल का एक अमाउंट तय करके आप म्यूचुअल फंड को इंस्ट्रक्शन दे दें। हर महीने एक फिक्स तारीख को उसमें पैसे आपके बैंक में आ जाएंगे, आपको लगेगा कि आपकी पेंशन चल रही है। अब समझते हैं कि ये जो है कि कैसे बेहतर है बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट के मुकाबले में, क्योंकि उसका सीधा सीधा मुकाबला ये होता है कि हम बैंक में FD करा दें या फिर ये SWP करें। तो यहाँ पे हम एक एक करके समझा देते हैं कि SWP बैंक FD से कैसे सुपीरियर है। पहला तो एग्जाम्पल ये लेते हैं कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आप बैंक में FD करते हैं तो आपको वहाँ पे 6% ब्याज मिलेगा। अगर हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में लगा रहे हैं, यहाँ पे भी हम 6% की रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं कि हम कंजर्वेटिव होकर चल रहे हैं, क्योंकि हमने रिस्क नहीं लेना है, ये हमारा रिटायरमेंट का पैसा है।
अब जब हमारा बैंक एफडी में जो हम 1 करोड़ रुपए लगाएंगे उसमें 1 साल हम इंतजार करेंगे, 1 साल के बाद हमको 6 लाख रुपए मिलेगा ब्याज, उससे हमको पूरा 30% टैक्स देना पड़ेगा अगर हम 30% टैक्स ब्रैकेट में है। अगर हमने वही पैसा एसडब्ल्यूपी में लगाया है तो आपको 1 साल इंतजार नहीं करनी, पहले महीने से आपको 50,000 रुपये महीना आना शुरू हो जाएगा। एक तो ये बहुत बड़ा फायदा हो गया कि हर महीने जो भी आपको रकम चाहिए आप वो इंस्ट्रक्शन दे दें, वो आपको आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा ये है कि कभी भी अगर आपको बीच में किसी भी तरीके की इमरजेंसी आ गई, कोरोना हो गया, किसी को ट्रैवल करना है, कुछ आपको 2 लाख चाहिए, 8 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए, कभी भी आप एसडब्ल्यूपी से निकाल सकते हैं क्योंकि वो ओपन एंडेड फंड होता है, उसमें कोई पेनल्टी नहीं है और उसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है। लेकिन अगर आपने बैंक में एफडी करा रखा है, वहां से आपको बीच में से कोई 5 लाख, 8 लाख या 15 लाख निकालना है तो आपको अपनी एफडी तोड़नी पड़ेगी, उसके लिए आपको थोड़ी पेनल्टी देनी पड़ेगी और दोबारा से नई एफडी करानी पड़ेगी। तो उसमें वो सब झंझट है, जबकि एसडब्ल्यूपी में ऐसा कोई झंझट नहीं है, कभी भी आप पैसा जितना चाहे निकाल सकते हैं बिना किसी एग्जिट लोड के। अब आता है सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा इसमें टैक्सेशन। वो ऐसे है कि जब आप 50,000 रुपये हर महीने ले रहे हैं एज सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, वो पूरे साल में आप 6 लाख रुपए ले रहे हैं, तो इस 50,000 में ये सारा का सारा आपका रिटर्न नहीं है, इसमें प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड है जो आपका मूलधन है और उसमें आय भी इंक्लूडेड है जो आपकी इनकम है। तो तकरीबन हमारा अंदाजा ये है कि अगर आप 6 लाख रुपए लेते हैं तो 5 लाख तो आपकी प्रिंसिपल वापस आता है और 1 लाख रिटर्न आती है, तो आपको जो टैक्स पड़ता है वो सिर्फ 1 लाख पे पड़ता है। और अगर आप 30% ब्रैकेट में है तो आपको सिर्फ 30,000 रुपये टैक्स पड़ा 6 लाख की इनकम पे, जो सिर्फ 5% बना, जबकि बैंक एफडी में था 30%। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि आपको 1.5 लाख रुपए का फायदा हो गया जस्ट बिकॉज कि आपने एसडब्ल्यूपी में पैसा डाला। और साथ ही आपको वो बेनिफिट मैंने पहले गिनाए कि आपको हर महीने रकम आ रही है पेंशन की तरह, और प्लस आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी भी आप निकाल सकते हैं। इसके चलते एसडब्ल्यूपी जो है एक बेहतरीन विकल्प बन के उभर रहा है बैंक फिक्स डिपॉजिट का या दूसरे ऐसी स्कीमों का। हमारा अपना मानना है कि अगले 10, 15, 20, 25 सालों में 40-50% लोग जो रिटायर्ड हैं वो एसडब्ल्यूपी के जरिए ही अपना घर का गुजारा करेंगे और अपनी लाइफस्टाइल को व्यतीत करेंगे। बिल्कुल। तो एसडब्ल्यूपी के हमने फायदे समझे अनिल जी से, जिसमें डेफिनेटली इन्फ्लेशन प्रूफ की तो हम बात ही करें, रेगुलर इनकम मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और उसमें टैक्सेशन बेनिफिट क्या है। मैं थोड़ा जिक्र यहाँ पर गोल्ड का करना चाहती हूँ आपसे अनिल जी, क्योंकि गोल्ड महंगाई के खिलाफ हेज का काम करता है। तो डाइवर्सिफिकेशन की जब बात आती है और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन महंगाई के खिलाफ अगर करना है तो गोल्ड की भूमिका इसमें कितनी रह सकती है? देखिए, गोल्ड जो है वो एक एवरग्रीन एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल जो है लोग हजारों सालों से करते आ रहे हैं। तो 500 साल पहले भी गोल्ड होता था, अशर्फियां होती थी, सोना होता था, लेकिन बैंक फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार वगैरह नहीं होता था। तो गोल्ड तो इतना पुराना है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो गोल्ड के बारे में हमारा जो एक थंब रूल है जिसको हम फाइनेंशियल प्लानिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, वो ये है कि अपने कुल जमा पोर्टफोलियो का 10% जो है आपका गोल्ड में निवेश होना चाहिए। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का मतलब है कि जो आपके बैंक में एफडी है, जो आपके पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट्स हैं, जो आपका सेविंग बैंक में बैलेंस है, जो कुछ शेयर्स मार्केट में कुछ लगा हुआ है आपका, या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा हुआ है, कुल जमा जो आपकी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है उसका 10% गोल्ड में होना चाहिए। यानी कि अगर 1 करोड़ है तो 10 लाख गोल्ड में, अगर 5 करोड़ है तो 50 लाख गोल्ड में। लेकिन ध्यान देने बात यहाँ पे योग ये है कि गोल्ड में जब आप निवेश करें तो कोशिश करें कि फिजिकल गोल्ड के बजाय पेपर गोल्ड में ज्यादा करें। देखिए, फिजिकल गोल्ड जो ज्वेलरी या जो आभूषण है वो हर एक के पास काफी है, वो आपके लॉकरों में पड़े हुए हैं। इंडिया में 70% जो सोना है वो लॉकर्स में दबा पड़ा है, वो कोरोना के चलते हुए कुछ जा भी नहीं पाया, लेकिन सबको पता है कि वहाँ सेफ पड़ा हुआ है। इसलिए हमारी जो सलाह रहती है वो ये रहती है कि आप पेपर गोल्ड में निवेश करें, यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड ETF, ताकि जब आप उसको कैश कराएं 2, 3, 5 साल के बाद जब आपको जरूरत पड़ती है तो आपका कम से कम नुकसान हो। फिजिकल गोल्ड में आपको पता होगा कि मेकिंग चार्जेस करके और दूसरे तीसरे के चलते 5-10% आपका कट जाता है, जबकि पेपर गोल्ड में आपका पैसा सुरक्षित भी है, चोरी भी नहीं हो सकता, इसका डिजाइन पुराना होने का चक्कर भी नहीं है, और आपको प्रॉपर जो गोल्ड की रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 99% मिलती है। तो गोल्ड ETF या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या पेपर गोल्ड में, गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें 10% पोर्टफोलियो का। और अगर आप चाहते हैं तो हम पूरा बता देते हैं कि अगर आपको 100 रुपए है तो कैसे निवेश करना है। 100 रुपए में से 10 रुपए गोल्ड में, 100 माइनस योर एज इक्विटी में, और बैलेंस डेट में। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो हम सारे दर्शकों को बताते हैं, सारे अपने क्लाइंट्स को बताते हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल की है तो आप 60% लगाएं इक्विटी में, 10% लगाएं गोल्ड में, और 30% लगाएं डेट में। डेट में PPF जो मैंने पहले बताया, और इक्विटी में
इक्विटी में म्यूचुअल फंड फिक्स, गोल्ड में गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ऐसे करके सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड फंड हो गए हैं, वाकई गोल्ड म्यूचुअल फंड हो गए और गोल्ड बिल्कुल। तो बेसिकली बिल्कुल जी अनिल जी, तो मतलब इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन प्रूफ बेसिकली अपने निवेश को करने के लिए काफी आपके पास ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। बस आपको महंगाई को समझना और उसको आंकना बेहद जरूरी है। और इस पर बारीकियां समझाने के लिए अनिल जी आप शो में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए इस वीडियो।